हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा फिजिक्स एकेडमी में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वह है आपका वैद्युत क्षेत्र। तो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका पहले तो आप बिल्कुल अपनी शुद्ध भाषा में मतलब समझो। देखो, जो वैद्युत शब्द है, वैद्युत शब्द का मतलब है यहाँ आवेश। क्या है? आवेश। और क्षेत्र शब्द का मतलब है इलाका। क्षेत्र शब्द का मतलब क्या है? इलाका। तो सीधे शुद्ध भाषा में कह सकते हो कि आवेश का इलाका। अब इलाका क्या होता है आपको भी पता है। आपका अपना इलाका क्या होगा? ऐसा क्षेत्र जिसमें आपका अपना कुछ प्रभाव हो, ऐसे क्षेत्र को ही आप अपना क्या कहते हैं? इलाका। तो ऐसे ही आवेश के चारों ओर का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है बेटा, जिसमें उस आवेश का अपना क्या होता है? प्रभाव होता है। और उस क्षेत्र को ही हम आवेश का क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब आवेश का प्रभाव होगा क्या? जैसे मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आए, अगर वो दूसरा आवेश कैसा है? प्लस का, इसके समान प्रकृति का है, जैसे ये भी प्लस का है और वो भी कैसा है? प्लस का। तो ये प्लस वाला उस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी कि दूर की ओर धक्का देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आवेश इसके इस क्षेत्र में आ जाए, माइनस का, विपरीत प्रकृति का, तो ये उसे अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। लेकिन अगर कोई प्लस या माइनस का आवेश इस क्षेत्र से बाहर है, तो इस आवेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर क्या करेगा बेटा? आकर्षित, या क्या करेगा? प्रतिकर्षित। वो क्षेत्र ही इस आवेश का क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम परिभाषा पे आते हैं सीधे सीधे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र, या हम इसे वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। चलो अब इसका थोड़ा और फील दिलाते हैं। देखो फील कैसे मिलेगा, एक एग्जाम्पल पर और बात करते हैं। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए वैद्युत क्षेत्र नहीं, आप ध्यान दो। मान लो ये हमारे पास एक चुंबक है। चुंबक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बचपन में देखा होगा, स्पीकर में निकलता था। वही चुंबक की बात कर रहे हैं। आप सभी बचपन में कभी न कभी देखा होगा, उससे खेले होंगे, उस चुंबक की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। लेकिन क्या कहीं से भी आकर्षित कर सकता है? जैसे मान लो मैं कह रहा हूं यहां मेरे पास एक चुंबक रखा है, आपको ठीक है सर, लोहे का टुकड़ा तो एक हमारे यहाँ भी रखा है, करो तो आकर्षित। क्या बेटा संभव है? तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा सर ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो चुंबक है, ये लोहे की वस्तु को केवल इसके चारों ओर का कुछ ही ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें ये उसे क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। जैसे लोहे को इसके पास में लाओ, बिल्कुल अभी सबसे तेज आकर्षित करी, थोड़ा दूर आकर्षण बल कम, थोड़ा दूर और कम और कम, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाहर अगर लोहे की वस्तु रखें तो इस चुंबक का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यानी कि चुंबक के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक का अपना प्रभाव होता है, और वो क्षेत्र चुंबक का बेटा कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इस पर हम आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबक का प्रभाव होता है, ऐसे ही आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम आवेश के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। अब क्या अनुभव कर सकते हैं? अगर कोई दूसरा आवेश आएगा उस क्षेत्र में, तो वो आवेश उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब कुछ ना कुछ अपना उस पर प्रभाव दिखाएगा, और वो क्षेत्र ही उस आवेश का क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होती है? अभी हमने समझा ये आवेश है,
इस आवेश के चारों ओर इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। ये तो समझ चुके थे। तो अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो सीधे सीधे आप याद रखो, वैद्युत क्षेत्र का मान, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, क्यों मान का मतलब जो इसका प्रभाव है, क्या बेटा जैसे आवेश यहाँ रखा है तो इसके पास में यहाँ प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और इसके बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, मतलब इसका प्रभाव है वो अलग अलग बिंदुओं पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। अगर इस प्रभाव यानी कि इस क्षेत्र का अगर मान निकालने किसी बिंदु पर परिमाण कितना है तो वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है इसका मान ज्ञात कैसे करें। देखो बेटा समझो, इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान। जैसे ये कोई आवेश है और ये इसके चारों ओर इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं उस आवेश को कहते हैं हम स्रोत आवेश। क्या कहते हैं बेटा, स्रोत आवेश। अब इसके प्रभाव का मान लो कहां, बिंदु P पर देखना चाह रहे हैं प्रभाव का मान, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान। तो हम यहां पर एक कोई आवेश रख के देखते हैं, मान लो Q0। अब ये Q0 जो आवेश रखा है जिस पर हम इसके प्रभाव का मान ज्ञात करेंगे, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं बेटा, परीक्षण आवेश। और ये परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का लेते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं धन परीक्षण आवेश। अब ये धन परीक्षण आवेश क्या है, ये धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म एक छोटा सा आवेश होता है। ऐसा छोटा सा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ये केवल स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को अनुभव तो करेगा लेकिन इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्यों, अगर इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र हुआ तो ये इस पर अपना प्रभाव दिखाएगा और ये उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए हम एक बहुत सूक्ष्म एक छोटा सा आवेश लेते हैं जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, वो केवल दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और ऐसे इस सूक्ष्म आवेश को ही हम बेटा क्या कह देते हैं, धन परीक्षण आवेश। अब समझो जरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो हमने यहाँ Q0 आवेश रखा और इस पर इस स्रोत आवेश के कारण जो बल लगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो कितना लगा, F लगा। कितना लगा बेटा, F। तो Q0 आवेश पर बल कितना है, F। अगर हम कहें आपसे एकांक आवेश पर निकाल लो, कितने आवेश पर, एकांक। एकांक का मतलब एक कूलाम आवेश। कितना आवेश बेटा, एक कूलाम आवेश। तो कितना होगा, F तो है ही बेटा। ये Q0 कहाँ पहुँचेगा, इसके देखो अपॉन में, कहाँ पहुँचेगा, अपॉन में। तो ये इस एकांक आवेश पर लगने वाला बल आ गया। और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अगर एकांक आवेश पर लगने वाला बल निकाल लें तो वही उस बिंदु पर क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम चाहे तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं परिभाषा, उस पर ध्यान देंगे। देखो देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे
ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान दो इधर। जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q0 आवेश रखा था, उस पर बल कितना लग रहा था, F। तो अगर हम आपसे कहें कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल निकालो तो कितना हो जाएगा बेटा, F अपॉन Q0। कितना हो जाएगा, F अपॉन Q0। और अभी हम परिभाषा में पढ़ रहे हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, F अपॉन Q0। F अपॉन Q0। तो बेटा यहां से देखो, एक तो हम ये परिभाषा लिख सकते हैं, एक दूसरी परिभाषा और भी लिख सकते हैं। F क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। Q0 क्या है, वही परीक्षण आवेश, और ये इन दोनों का क्या है, अनुपात। अनुपात का मतलब समझते हो, किसी भी एक भौतिक राशि को अगर दूसरे से भाग करें तो वो उनका क्या कहलाता है, अनुपात। जैसे x बटे वाई को हम x और y का क्या कहेंगे, अनुपात। a बटे v को a और v का क्या कहेंगे, अनुपात। ऐसे ही f अपॉन Q0 को f और Q0 का क्या कहेंगे, अनुपात। और ये अनुपात ही किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ से परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और स्वयं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो देखो ये परिभाषा एक और ऊपर लिखी हुई है, आप चाहें तो ये परिभाषा लिख सकते हैं और चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो परिभाषा है देखो इसकी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि F तथा परीक्षण आवेश यानी कि Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि E बराबर F अपॉन Q0। अब इसके अगर मात्रक की बात करें बेटा, देखो SI मात्रक निकाल लो इसका, SI मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, अपॉन में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका SI मात्रक हो गया बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर और हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बेटा, विमीय सूत्र। किसकी बात करें, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र देखो, बल का क्या होता है बेटा, mL/T-2, अपॉन में आवेश का क्या होता है, पढ़ चुके होंगे आप, AT। अगर हम इसको सॉल्व करें तो mL, ये तो कहीं रिपीट हो नहीं रहे हैं नहीं, T देख लो, यहाँ T की घात कितनी है, 1। कुछ नहीं, इसका मतलब 1 कह सकते हैं। 1 ऊपर जाके कितनी हो गई, -1, और पहले से कितनी है, -2। तो -1 और -2 कितना हुआ, -3। तो mL/T-3 और A नीचे 1 है, ऊपर जाके कितना हो गया, -1। कितना हो गया बेटा, -1। और एक मुख्य बात पर ध्यान दें, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है तो क्या क्या होना चाहिए बेटा इसमें, एक तो इसका परिमाण होना चाहिए और दूसरी चीज इसकी क्या होनी चाहिए, दिशा। तो परिमाण तो बेटा अभी पढ़ लिया, यही तो परिमाण था हमारा, E बराबर F अपॉन Q0, ये इसका क्या है, परिमाण। अब बात आती है दिशा, बात आती है दिशा। तो इसकी दिशा जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। किसकी ओर होती है बेटा, बल की ओर। तो ये है, कह सकते हैं हम, ये है सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। अच्छा, ये तो बात समझ गए कि इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। अब वैद्युत क्षेत्र होता किसका है, आवेश का। आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो मैं एक सीधा सीधा तरीका बता देता हूं जो आपको रट लो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अगर +Q आवेश है और इसके कारण मान लो ये कोई बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है।
तो आप क्या करो, कोई धन परीक्षण आवेश रखो और इस धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा क्या वही बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी? तो अब जरा आप बताओ बल किधर लगेगा? ये प्लस है, ये धन परीक्षण आवेश भी प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित, यानी कि इस पर जो बल है वो किधर की ओर? बाहर की ओर। तो तीव्रता की दिशा भी किधर की ओर? बाहर की ओर। इसका मतलब है सीधे सीधे आप याद रख सकते हो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमेशा धनावेश से किधर की ओर? बाहर की ओर। धनावेश से किधर की ओर? बाहर की ओर। और अगर यही मैं यहाँ पर कोई ऋणावेश रख लूँ, अब इसके कारण मान लो ये कोई बिंदु P है, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर क्या करें? कोई धन परीक्षण आवेश रखें, जैसे मान लो रख लिया Q0। अब धन परीक्षण आवेश कैसा है? प्लस का, और ये हमने जो आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? माइनस का। तो ये माइनस इस पर क्या क्या करेगा? आकर्षण बल लगाएगा, मतलब इस पर बल किधर की ओर लगाएगा? अंदर की ओर। जब बल अंदर की ओर तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर की ओर? अंदर की ओर। इसका मतलब है धनावेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र उससे किधर की ओर? बाहर की ओर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बेटा वो ऋणावेश से किधर? बाहर की ओर। ऋणावेश से किधर होगी बेटा? बाहर की ओर। तो सीधे सीधे रट डालो आप कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर धनावेश से हमेशा किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। और ऋणावेश के हमेशा किधर की ओर होगी? अंदर की ओर। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो बेटा, चित्र समझो। मान लो ये एक प्लस Q आवेश है, इसके चारों ओर क्या होगा बेटा? इसका वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। इस बिंदु P पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो E बराबर क्या होती है? F/Q0। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है अगर किसी बिंदु पर, तो सबसे पहले उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखें Q0, और उस पर लगने वाला क्या निकालें? बल। फिर उस बल को परीक्षण आवेश Q0 से भाग कर लें, यानी कि उस बल और परीक्षण आवेश का अगर अनुपात निकाल लें, क्या वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा? तो हम यही करेंगे बेटा। हम यहाँ बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रख लेते हैं और इस पर लगने वाला क्या निकालते हैं? बल। अच्छा, बल का मान बाद में निकालेंगे, पहले दिशा निकाल लो। जैसे ये प्लस आवेश लिया है तो ये धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये ऐसा बाहर की ओर बल लगाएगा, और जिस दिशा में ये बल लगाएगा वही दिशा किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब हम सबसे पहले इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या निकालें? बल निकालें। देखो बेटा, तो या दे बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल बेटा कैसे ज्ञात करें? देखो, आप इससे पहले कूलाम के नियम में पढ़ चुके होंगे कि अगर दो आवेश हो, एक Q1 बेटा और दूसरा कितना हो? Q2, और अगर उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला जो बेटा वैद्युत बल है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात या वायु में है, और अगर वो आवेश किसी माध्यम में रखे हैं जिसका परावर्तांक k है तो यहाँ k और होता है। तो हम मान लेते हैं ये आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावर्तांक k है, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू में होगा बेटा Q1 Q2 अपॉन r²। यही लगाएंगे। अब देखो यहाँ Q1 की जगह पहला आवेश क्या है? Q है, और Q2 की जगह दूसरा आवेश क्या है? Q0, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। और मान लो ये आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावर्तांक k है, तो जरा देखो वैद्युत बल का मान कितना होगा? F बराबर देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये तो एक नियतांक है, आना ही है। अब Q1 की जगह यहाँ क्या हो गया? Q, और Q2 की जगह क्या हो गया? Q0, तो ऊपर हो गया बेटा Q इंटू Q0, और अपॉन में बीच की दूरी R है तो वही r² आ गया। आता
बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, E बराबर F अपॉन क्यू जीरो। E बराबर F का मान अभी हमने निकाल लिया, रख लो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ये तो F का मान हुआ बेटा, और इसके अपॉन में क्या है, क्यू जीरो, ये क्यू जीरो रख दो। तो बेटा ये क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल, तो यहाँ से हमारा E बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, ये तो है ही, और ये यहाँ बचा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर Q आवेश से R दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये बेटा फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावर्तनांक K है। लेकिन अगर ये आवेश निर्वात या वायु में रखे हों, कहाँ रखे हों बेटा, निर्वात या वायु में, तब आपको पता होना चाहिए कि निर्वात या वायु के लिए बेटा माध्यम का परावर्तनांक जो K है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें रख दो बेटा, E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। हमने K का मान 1 रख दिया, क्या 1 से गुणा करने पर, भाग करने पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और बाकी चल रहा है Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दूरी के पदों में है। किसके पदों में है बेटा, दूरी के पदों में। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ बेटा आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, यानी कि जो हमारे पास आवेश है क्वेश्चन में वो किसका लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसका आवेश है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इस आवेश से निर्वात में कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो दूरी r बराबर कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर। और इस 1 मीटर की दूरी पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं Q आवेश से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या था, निर्वात के लिए बेटा फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये Q अपॉन आर स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पुट कर दो। E बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बेटा नियतांक है, इसका मान हमें पता है कितना होता है, 9 गुणा 10⁹9, 9 गुणा 10⁹9 इंटू में Q आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन में क्या है बेटा R, R का मान कितना, 1 का स्क्वायर, R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर 16 नेम 144 दशमलव कितने से पहले, 1 अंक से पहले, तो 14.4 गुणा 10 की घात, ये प्लस की 19 सॉरी प्लस की 9 है, और माइनस की कितनी है, 19 है। 10 की घात यहाँ प्लस की 9 है और माइनस की 19 है। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो -19 + 9 कितनी बची बेटा, -10। हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं 1.44 गुणा 10 की घात। देखो वैसे साधारण किताबी तरीका तो ये है दशमलव को इधर उधर करने का, कि दशमलव जितने अंक किधर जाए, बाईं ओर, किधर जाए, बाईं ओर, ये बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो जितने अंक बाईं ओर जाए घात में उतने होते हैं प्लस, और जितने अंक बेटा दाईं ओर बढ़ाते हैं राइट हैंड साइड में उतने क्या होते हैं, माइनस। लेकिन बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्लस करें कब माइनस करें। तो मैं एक सीधा तरीका बताता हूँ, साधारण तरीका हमारा अपना है। उसमें देखो दशमलव को याद रखो, देखो इधर लिखते हैं तो इधर की डायरेक्शन को क्या कहेंगे, आगे, और इधर को क्या कहेंगे, पीछे। तो आप सीधे याद रखो दशमलव जितने अंक किधर जाए, आगे, जितने अंक आगे, घात उतने अंक पीछे। पीछे का मतलब माइनस कर दो, और दशमलव जितने अंक आए पीछे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर पीछे आए,
दशमलव जितने अंक पीछे, घात उतने अंक की क्या कर देनी आगे, आगे का मतलब घात प्लस कर देनी। जैसे यहाँ देखो, ये दशमलव यहाँ था, हम यहाँ ले आए तो एक अंक किधर आया बेटा, पीछे। दशमलव एक अंक पीछे तो घात एक अंक आगे, आगे का मतलब प्लस होगी, तो -10 + 1 कितनी बची बेटा, -9। और तीव्रता का मात्रक आप अभी पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलम। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर की दूरी पर यानी कि r बराबर कितना दे रखा है बेटा, 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। यानी कि तीव्रता E का मान है बेटा 450 न्यूटन प्रति कूलम। आवेश का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ बेटा किसका मान ज्ञात करना है, आवेश का मान। तो फार्मूला तो देखो, इस बार E का मान दे दिया, R का दे दिया, आवेश पूछ लिया, तो फार्मूला वही लगाना है, E बराबर 1/4πε0 और ये बेटा Q/r²। जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें रख दो। जैसे E का मान कितना दे रखा है बेटा 450 बराबर 1/4πε0, आपको पता है 9 × 10⁹। Q का मान हमें यहाँ ज्ञात करना ही है और R का मान यहाँ भी कितना दे रखा है बेटा 1। तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से अगर हम Q बराबर निकालें तो 450 तो है ही, दूसरी ओर ये 9 × 10⁹। कहाँ पहुँचेगा, इसके अपॉन में, अपॉन में आ गया 9 × 10⁹। ये 9 पंजे 45, तो Q बराबर है 50 × 10⁻+9 ऊपर जाके -9, इतने क्या कूलम। तो Q बराबर 50 × 10⁻−9 कूलम। या चाहे तो इसे कई तरीके से लिख सकते हैं। Q बराबर अगर हम लिखे 5 तो 1 0 का मतलब 1 घात, 1 ये और -9 ये, -9 और +1 कितना बचा बेटा -8। कितना बचा -8 कूलम। या एक तरीका और है, Q बराबर ये 50 ही रहने दो बेटा, 50 10⁻−9, -9 का मतलब होता है नैनो, -9 को क्या बोलते हैं नैनो। तो हम नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, -9 की जगह क्या लिख सकते हैं नैनो। ये बातें आपको तब काम में आएंगी जब कहीं क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ तब आपको आंसर मैच करना पड़ता है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन है तो आप चाहे यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और देखो इससे संबंधित। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो बेटा जो वैद्युत क्षेत्र है E का मान यहाँ कितना दिया है बेटा 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करो, यानी कि हमें बल चाहिए। अब अल्फा कण पर आवेश आपको पता होगा बेटा, अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। कितने गुना, 2 गुना। अब आप कहोगे 2 गुना क्यों, क्योंकि जो अल्फा कण है वो बेटा हीलियम परमाणु होता है, एक आपने पढ़ा होगा 2He4, इसका नाभिक होता है। इसका क्या होता है, नाभिक। तो अब नाभिक में क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन। अब कितने होंगे जरा देखो, ये परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है क्या परमाणु क्रमांक के बराबर, तो परमाणु क्रमांक 2 है, तो प्रोटॉन कितने हुए इसके नाभिक में 2। न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, A - Z, इसको हम Z से लिखते हैं और इसको हम A से लिखते हैं। तो A - Z आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो 4 - 2 यानी कि 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब बात हो रही है आवेश की, यही तो अल्फा कण है हमारा। ये हमने हीलियम परमाणु का क्या लिया है नाभिक, और इस हीलियम परमाणु के नाभिक को ही हम क्या कहते हैं अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण पर अगर आवेश की बात करें तो आपको पता है न्यूट्रॉनों पे तो कोई आवेश होता नहीं। तो जब आवेश की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो भी आवेश होगा वो किसका होगा, प्रोटॉनों का। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 2, इसका मतलब अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन के आवेश का कितने गुना 2 गुना। तो Q बराबर 2 गुना। प्रोटॉन का आवेश आपको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, या Q बराबर 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 × 10⁻
19 कूलम। अब देखो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब E दे दिया और Q दे दिया, हमें F निकालना है। तो अभी हमने तीव्रता का एक सूत्र बेटा बल के पदों में पढ़ा तो था, F अपॉन Q से F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, QE। अगर Q आवेश बेटा E वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल F बराबर कितना होगा, QE। F बराबर Q का मान आपके सामने है, कितना है 3.2 गुणा 10 की घात -19, और बच्चों F E का मान है 15 गुणा 10 की घात 4, 15 गुणा 10 की घात 4। तो E बराबर F बराबर यहां से देखो कितना हुआ, F बराबर कितना हुआ, 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45 और 3 वो 48, 1 से पहले 48.0 -19 और +4 कितने बचे बेटा, -19 +4 बचेंगे -15। इतने न्यूटन लिख लो, या चाहे तो F बराबर हम लिख लें 4.8। दशमलव यहाँ था बेटा, यहाँ ले आए, बाद वाले जीरो का कोई महत्व नहीं है, दशमलव यहाँ ले आए हम यहाँ, तो एक अंक किधर आ गया पीछे, दशमलव एक अंक पीछे तो घात एक अंक आगे। आगे का मतलब कैसी होगी, घात प्लस होगी, तो -15 और +1 कितना हो गया, -14। इतने न्यूटन। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है।